साहब ये 22 फरवरी के लिए हिंदी का एकदम फुल तैयारी वाला वीडियो है। 100 में 100 नंबर वाला वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मैं इसमें देख सकते पूरे पूरे पेपर का हाल भाई साहब आपको मैंने बोर्ड की कॉपी पर कराया है। आपका पेपर कोड क्या है? 302 जेडीएच है। 100 नंबर का पूर्णांक आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। और जो ये सामान्य हिंदी का आपका क्लास 12 हिंदी का पेपर रहेगा, इसको 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्या करना रहेगा भाई साहब? सॉल्व करना रहेगा। बहुत ही अच्छे लेवल वाला ये पेपर है। इस पेपर को आप तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में पेपर को देने के लिए। कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। ठीक है ना? तो ये आपके क्या रहेंगे? पूरे पूरे आपका पेपर रहेगा। ये आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी। यहाँ पे अगर अ कॉपी तो अ कॉपी, यहाँ पे बार कोड रहेगा। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक, शब्दों में, अंकों में, विषय, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, केंद्र का नाम, ये सब आपको फिल करना रहेगा। बहुत ज्यादा टफ कंडीशन है भाई साहब, कर सकते, बहुत ही सिंपल है नॉर्मल तरीके से। अगर आपको मैंने कई सारा टिप्स भी आपको बताया, करने का तरीका भी बताया है, और वीडियो आती रहती है। ठीक है ना? और ये वीडियो आपके 100 में 100 नंबर वाली वीडियो है। एकदम फुल तैयारी में करवाऊंगा A to Z। सो यार वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो ये आपका खंड क है। क्या है भैया? खंड क है। तो अब पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस खंड को सॉल्व करना चाहते हैं। खंड क को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर हम बात करें अपने आप खंड ख को सॉल्व करना चाहते हैं। जिस आप खंड को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस खंड को अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से लिख लिए। आप जिस भी खंड को करना चाहते हैं, खंड क को, खंड ख को, जिसको भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा बहुविकल्पी भी मैं आपको यही बताऊंगा कि बहुविकल्पी में आप प्रश्न उत्तर दोनों साथ में उतारिएगा। इससे क्या रहता है? एक अच्छा इंप्रेशन एग्जाम के ऊपर बढ़ता है, एग्जामिनर के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे कि वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति क्या है? पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो ये सब क्या है? ये सब भाई सब एकदम इंप्रेशन एकदम बहुत ही अच्छे लेवल का बनेगा आपका हिंदी के पेपर में। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख है, देख सकते हैं। ठीक ना? इसी प्रकार आप देख सकते हैं पहले का अंगा, दूसरे का क। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? लिख देना है। लिख देंगे। देखिए दूसरे घ, दूसरे का अंगा, इस प्रकार से आपको क्या करना है? पूरा का पूरा लिखना है। लिख देंगे ना? लेकिन अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखने का तरीका तो जान गए, लेकिन आज हम लोग इसको पूरा 100 में 100 की तैयारी करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का क है। यहाँ पे अब 1 में कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। क है यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है वो क्या? आपका पृथ्वी पुत्र। देखिए यहाँ पे पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो इस प्रकार से क्या देना है? आपको आंसरिंग करना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से आंसरिंग करते तो भाई साहब चप्पू आपको नंबर मिलने वाला है, कतई जहरीला वाला मिलेगा आपको नंबर। अरे गुरुजी जहरीला क्या होता है? अरे यार 100 में 100 पूरा मिलेगा। और क्या होता है? चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना? कर लो भाई, कर लो, करे जा। वाला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। मेरे विचार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन भैया? मेरे विचार जो है ये अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। इसी प्रकार देखें यहाँ पे, फिर इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है ना? अब तो आप कर लेंगे बहुविकल्पी ना। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। यशपाल कृत जो सिंहावलोकन रचना है की विधा है। तो यह एक आत्मकथा है। जो यशपाल की कृति है सिंहावलोकन रचना की विधा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्र का स्वरूप है, तो निबंध संग्रह है। अशोक का फूल है, निबंध संग्रह है। हाँ, तो इस प्रकार यशपाल कृत सिंहावलोकन भी क्या है? एक आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? जो निराला की साहित्य साधना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। किसकी भैया? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अरे गुरुजी एकदम चपुआ वाले प्रश्न आप बता रहे हैं यहाँ पे। पेपरवा में हम तो छापेंगे गुरुजी। अरे छापना ही है भाई, छापना ही है। और उसके बाद अगला प्रश्न है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आलोचनात्मक जो कृति है साहित्य सहचर है, इसके लेखक का यहाँ पे नाम बताना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप छापेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे का क है। अब देखिए पहले में क ख ग घ अंगा रहेगा, अब दूसरे में क ख ग घ अंगा रहेगा। तो आप देखिए अब दूसरे का क, अब जब दूसरे का क शुरू होगा तो सर क्या हम पहले में इसको करेंगे? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए जैसे ही आपका दूसरे का शुरू होगा तो आप प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया?
कर डालेंगे, उसके बाद ही इसका आंसरिंग करेंगे, उसके बाद इसका आंसरिंग आप लोग करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा पूरा बोर्ड की कॉपी में लेके आऊं भाई, एकदम सॉल्व आ रहा है गुरुजी, एकदम चुरा ला है, क्या आ रहा है, बिल्कुल आप ही के लिए है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है भाई साहब सरहपा। जो सरहपा थे इनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, किसको, सरहपा को। नई कविता युग की रचना भाई साहब खुशबू के शिलालेख। नई कविता युग की रचना क्या है, खुशबू के शिलालेख है। तो नई कविता युग की रचना क्या है, खुशबू के शिलालेख। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सर 1943। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सर 1943। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है सर, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का सर नाम है। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी सर जी, रीति निरूपणता। निरूपणता रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रीति निरूपणता थी सर, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व किया एक तरफ से आपका, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। गुरुजी एकदम आपने तो छाप दिया गुरुजी, छाप दिया यार, मैंने छाप दिया भाई, एकदम कितने जहरीला वाला एकदम छापा है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा भाई साहब, आप इस प्रकार से कॉपिया को करना, अब बढ़िया लिखते हुए चले जाना एक तरफ लाइन खींच के। अब देखिएगा अगर आपके पास टाइम है तो भाई साहब आप क्वेश्चन भी उतार दीजिएगा, टाइम नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा इसको, डायरेक्ट आप आंसर करना शुरू करिएगा, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर लेंगे ना ऐसे। अब देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश। अब गद्यांश है क्या, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या भाई सब अजर अमर है। जन की सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है सर। अब यहाँ पे आगे 5 प्रश्न बनेंगे। राष्ट्र जन के किसके साथ तदात्म प्राप्त किया, यानी राष्ट्रीय जन जो है ये किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है। अब देखिए जहां पे तदात्म शब्द आया यही इसका आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पे आया है कि तदात्म सर कहाँ पे है, इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। राष्ट्र सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या प्राप्त किया भैया, तदात्म प्राप्त किया है, ठीक है। सहस्त्रों वर्षों मतलब लंबे समय से। तो इसका आंसर कैसे करेंगे सर, इसका आंसर सर ऐसे करेंगे कि लंबे समय से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, राष्ट्रीय जीवन का जीवन कब तक अमर मतलब कि अजर अमर है। तो इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या भैया, अजर अमर है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जब तक उसके बाद देखिए यहाँ पे अमर है ना, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। बस यही छापना है, जब तक सूर्य की किरणें या फिर प्रकाश प्रातः काल संसार को प्रकाशित करता रहेगा तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या भैया, अमर है, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, जन का सततवाही जीवन किस तरह है, तो जन का सततवाही जीवन किस तरह है। अब देखिए जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो यहाँ पे लिखेंगे जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है सर। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक, यहाँ से जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल अजर अमर है। तो इसको बस छापना है और कुछ नहीं करना, बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा या फिर एग्जैक्ट जाके लिख देंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। जब तक सूर्य अपनी ऊर्जा प्रातः काल में किरणों के रूप में प्रसारित करता रहेगा तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इतिहास के साथ जीवन के प्रत्येक पक्ष में उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी देशवासी हर बार नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े होते हैं, मानो कि वे कष्टों के प्रति भी, ठीक है, आत्महत्या और शाश्वता का क्या भी ये धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या यहाँ पे दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पे भूमि शब्द आया हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्र शब्द आया हुआ है, तो ये कहां से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव सर अग्रवाल है। तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक वासुदेव सर अग्रवाल है। सर यार गुरु जी एकदम छाप दिए, गुरुदेव छाप दिया। और इसी बात में भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं यार, यही आपके अंदर कमी है सर। नहीं मेरे अंदर कमी नहीं गुरुजी, हम आपको तो अपने दिल में रखते हैं सर, कर ले रहे हैं, क्या बात है सर। प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पे पद्यांश है भाई साहब, 10 नंबर का पद्यांश है। पद्यांश है क्या, यहाँ पे 2 है। मेरी प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
अब यहाँ के आपके 5 प्रश्न बनेंगे। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? फिर यहाँ पे आपका कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो जो राधा है ये श्रद्धा मनु के द्वारा पवन को दूतिया बनाकर उनको भिजवाती है, ठीक है ना। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो यहाँ पे देखिए, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, यानी कि मेरे जो कृष्ण का सौंदर्य है वो भाई साहब एकदम नयन जो है नीले नीले एकदम प्यारे है, एकदम चौचक वाला है सर, ठीक है। तो छाप देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब कि लाइन कहीं खींची रहेगी, बस उसी को हिंदी में लिख देंगे। राधा की मनोदशा के वर्णन कीजिए, तो रो रो कर पागल हो चुकी है। किसके वियोग में? श्री कृष्ण के वियोग में। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लिख ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं अथवा में करके, तो इसी को यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसका प्रश्नों छाप लेना है ताकि आपका कॉपी भर जाए, ABC जो भी कॉपी रहेगा भर जाए। उसके बाद इसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। देखिए है क्या यहाँ पे, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस प्रकार कांटे की सार्थकता उसकी चुभन और कठोरता में है, उसी प्रकार व्यक्ति के सार्थक जीवन की राह संघर्षों और संकल्प शक्तियों से क्या है भैया, बना हुआ है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है? तो जीवन मरु में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला यहाँ पे प्रश्न भाई कि मैं किसकी कामना नहीं करता, मैं किसकी कामना नहीं करता? तो जीवन संघर्ष दुख कामना कठोर निराशा इत्यादि से भिन्न हो ऐसी कामना कभी नहीं करता, कभी जीवन के यथारूप अपनाना चाहता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहाँ पे आपके नीचे लाइन खींची रहेगी उसको आप लिख लेंगे यार, बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसको आपको कर लेना है खुद से, ठीक ना। पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखे भाई साहब, पद्यांश का शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना रहेगा। सर कैसे करेंगे गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी, बता नहीं रहे गुरुदेव। चलिए देख लेते भैया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक लिखना है कि उपयुक्त पद्यांश मैंने आहुति बनाकर देखा नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय है, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर में आएगा प्रश्न नंबर 5 वाला जो रहेगा 5 नंबर का, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भाई साहब 80 शब्द में देना है, 5 नंबर का आएगा। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे मैंने हरिशंकर परसाई का लिया है। किसका लिया भैया? हरिशंकर परसाई जी हैं। चलिए हरिशंकर परसाई के बारे में लिखेंगे, हास्य व्यंग के मूर्धन्य लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से परा स्नातक करने के बाद अध्यापन के कार्य द्वारा आजीविका के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1957 में स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की और बुद्धि व तर्क के संगत में व्यंग्य विधा की गरिमा प्रदान की और विकलांग श्रद्धा की दौर रचना के लिए परसाई जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया और 10 अगस्त 1955 ईस्वी में परसाई जी का क्या हो गया भैया? देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रानी नागफनी की कहानी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है और अंत में परसाई की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। इत्यादि इनकी रचनाएं भाई छाप देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला भाई साहब एकदम साहित्यिक परिचय। देखिए किसका है सर, 80 शब्दों में बोला तो 80 शब्दों में आंसर दीजिए, काम खत्म हुआ, क्या जरूरत है भरने की यार। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में 5 नंबर का, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा गुरुजी, तो यहाँ पे मैंने लिया सुमित्रानंदन पंत का। किसका लिया? सुमित्रानंदन पंत का। क्या लिखेंगे? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपना कर्म स्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक संस्कृत पीठ का निर्माण उन्होंने किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्यों पर भी पड़ा।
और इन्होंने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया और सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार सर्वधाम में कूच कर गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या इत्यादि कृतियों की रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचारी बनाया और पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह को चिंतामणि भाषा के साथ इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 रहेगा भाई साहब, ये आपका पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखे अथवा ध्रुव यात्रा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखे। 5 नंबर का 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है भाई, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, फिर लिखे पंच बहादुर कहानी का सारांश। अब बहादुर कहानी के सारांश में आप लिखेंगे क्या, कुल मिला के अपने से लिखना है बना बनाकर, ठीक ना। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के यथार्थ की कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में तो बहादुर का खूब आव भगत भाई साहब किया गया, ठीक है ना। पहले तो सबकी इज्जत होती है, आप कहीं पर भी जाइए भंडारा खाने के लिए, 2 दिन रुके फिर समझ में आएगा। लेकिन दिन बीतने के साथ इनमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी किशोर तो मानो तो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर की बाल मन जब तब आहत होता रहता, परंतु अगले दिन हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकर घिन्नी की तरह घूम फिर कर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तो उससे दुर्व्यवहार किया, मतलब कि चोरी का इल्जाम लगाया और दुर्व्यवहार भी किया। तब बहादुर ने स्वाभिमान की उसको चोट पहुंचा और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया और सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप करने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था और वो ढूंढे नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आएगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर। तो यह आप अपने जिले के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मैं आप यहाँ पे बता दे रहा हूँ वही रट लेंगे। आप अगर आपके जिले का है तो कर सकते हैं। त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए अथवा त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है एकदम। श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। फिर रश्मि रति है, फिर मुक्ति यज्ञ है, फिर सत्य की जीत है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है त्यागपथी वाला लिया है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे भैया त्यागपथी। क्या डालेंगे, त्यागपथी। इसमें क्या लिखेंगे, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित खंड काव्य त्यागपथी 5 सर्गों में विभक्त भारतवर्ष के यशस्वी सम्राट हर्षवर्धन की शौर्य गाथा है। हर्षवर्धन के कौसार्य तथा थानेश्वर की राजा प्रभाकर वर्धन के राज्य की सुख समृद्धि शक्तिपूर्ण व्यवस्था के साथ खंडकाव्य प्रारंभ होता है। आखेट पर गए राजकुमार हर्षवर्धन के अपने माता पिता के अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है तो वह तुरंत वायु के वेग से राजधानी लौटता है और राजा प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के प्रतापी राजा हैं। 3 बच्चे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री के पिता और इस समय अपनी पत्नी के सती होने के हट के सामने विवश हैं। हर्षवर्धन राजधानी पहुंचकर पिता की सेवा में लग जाते हैं और माता की हर प्रकार से मनाने की प्रयास करते हैं अपने माता को, किंतु मानो काल हर्षवर्धन की परीक्षा लेने का संकल्प ले प्रकट हुआ था। पिता जो थे भैया कि मित्र पहले माता सती हो जाती है, मतलब ऐसा मानना था अगर पिता मरने वाला है तो उनकी माता पहले ही मर जाएंगे और पिता कुछ दिनों बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं। बड़े भाई राज्यवर्धन संन्यास लेने पर विचार करने लगते हैं, किंतु गुरुजनों द्वारा और हर्षवर्धन के समझाने पर राजकाशी संभालते हैं। तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राजश्री को कारागार में डाल दिया और राज्यवर्धन विशाल सेना लेकर मालवराज को परास्त करते हैं, परंतु
गार्ड नरेश शशांक उसकी मतलब कि छल पूर्वक हत्या कर देते हैं। और हर्षवर्धन को जब भाई की निर्मम हत्या का संदेश मिलता है तो प्रचंड क्रोध के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिशोध लेता है। हर्षवर्धन कारागार में वह राजश्री को खोजता है, किंतु वह कुछ समय पूर्व ही कारागार से भाग चुकी है। संपूर्ण क्षेत्र में राजश्री की खोज होती है और सुंदर जंगल में मतलब सुदूर सुदूर मतलब बहुत दूर तक, बहुत दूर चली जा गई थी। राजश्री अपने जीवन के कष्टों का विवश सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन को, सॉरी पत्नी नहीं भैया बहन है, ढूंढ निकालते हैं और उसके साथ संन्यास लेने को तैयार हो जाते हैं। पुनः दिवाकर मित्र द्वारा जनसेवा तथा देश के लिए कल्याणकारी कार्यों के सृजन में लग जाते हैं और हर्ष अपनी बहन को सहशासिका घोषित करते हैं और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। और हर्ष के शासन में प्रजा सुखी है और राज हर्ष प्राकेण प्रजा के कल्याण में रत है। और इसी के साथ खंडकाव्य क्या होता है भैया, समाप्त होता है। उसके बाद आपका आएगा संस्कृत का भैया गद्यांश पद्यांश। इसको सर कैसे करेंगे, तो इसको आप खुद से करिएगा, मुझे संस्कृत उतनी नहीं आती, अगर हमें बता देंगे गलत उलत हो जाएगा बाद में मत बोलना, ठीक है ना। हाँ, अपने से कर लेना। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट वाला है, अगर आपको करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसी वाला मैंने करवाया, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे पूरा आप एग्जैक्ट देख लीजिए। यहाँ पे कल यहाँ पे संदर्भ और अनुवाद, और फिर यहाँ पे श्लोक है और इसका एक संदर्भ और अनुवाद है, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आएगा, देखिएगा। अब तो आप बताए लिख ही देंगे यार, कैसे लिखना है। हाथ कंगन क्वारसी का, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हरे न भादो सूखे। अरे गुरुजी इसको कैसे करेंगे, तो इसको केवल एक ही करना है, आपको एक ही करना है, सभी को नहीं करना, ऐसा नहीं सभी सभी करके चले जाएंगे। तो हम हाथ कंगन क्वारसी का अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या मतलब नहीं होती। परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखाओ और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। हाथ कंगन क्वारसी क्या जो कहते हो वह करके दिखाओ। उसके बाद यहाँ पे अगला है आंखों का तारा होना, मतलब अति प्रिय होना, अर्थात माँ जो रमेश है अपने माँ बाप का अकेला पुत्र होने के कारण क्या है, आंखों का तारा है। पानी पानी होना अर्थात लज्जित हो जाना, श्याम चोरी करते पकड़ने जाने पर वह पानी पानी हो गया। सावन हरे न भादो सूखे, जैसे का तैसा रहना, ठीक है ना, बस और क्या है। उसके बाद देखिएगा साहब सिंपल है यार, कुछ है ये नहीं, दमा ही नहीं है यार इसमें कुछ। आप पढ़े वाला तो ये आप खुद से कर लेंगे यार, इसको मैंने ट्रिक के द्वारा आपको समझाया भी है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, तो अविराम मतलब होता है लगातार, अभिराम मतलब ये सुंदर होता है। बात और वात, तो वात मतलब वार्ता होता है, बात मतलब वार्ता होता है, वात मतलब हवा होता है। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। किसके किसके यहाँ पे लिखना है आपको, वर द्विज और राग। तो यहाँ पे वर का है, वर का मतलब क्या होता है, वरदान भी होता है, और क्या होता है भैया, दूल्हा भी होता है। अब देख लिखा अरे गुरुजी दूल्हा होता है, वरदान होता है गुरुजी। अगला जो ईश्वर विश्वास रखता है, आस्तिक और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। बस यार बहुत सिंपल है, फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। अब सर इसको कैसे करेंगे भैया, सिंपल है, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, उसके बाद जो दिखाई देगा कर देंगे। यहाँ पे देखिए, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना, ठीक ना। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। एक पुरुष और एक, अरे भैया ये गलत है, छोड़ो इसको, गलत हो गया। फिर 12 का क ख ग, भैया रस छंद अलंकार है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का। सर इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जिसके बारे में आता है वीर रस के बारे में लिखना चाहते हैं या फिर करुण रस के बारे में, हेडिंग डाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे वीर रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे वीर रस, ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद वीर रस की परिभाषा लिखेंगे, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव वीर रस की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ख है, 12 का ख है, क्या है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का लक्षण से उदाहरण भैया 2 नंबर का है। कैसे करेंगे सर, ये सिंपल है गुरुजी। यमक अलंकार लिखेंगे जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक ते 100 गुनी, मादकताधिकाय, या खाए बोराय जगवा खाए बोराय, ठीक है ना। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पहले कनक का अर्थ धतूरा था और दूसरे कनक का अर्थ क्या, स्वर्ण यानी सोना है। उसके बाद दूसरे का ग है, देखिएगा क्या, चौपाई अथवा सोटा छंद के लक्षण से आपको उदाहरण देना है। इसमें भाई साहब क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है गुरुजी, कुछ दमा ही नहीं है गुरुजी, क्या गुरुजी बता रहे हैं।
चौपाई है भाई, चौपाई अथवा सोरठा। तो यहाँ पे मैंने सोरठा के बारे में लिखा है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें इसके प्रत्येक वर्ग तृतीय चरण में 11-11 मात्रा है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। जो सुमिरत निधि हो गणनायक कविवर बदन करम अनुग्रह सोए बुद्धिरास सुम गुण सदन। तो इसमें 11 मात्रा है, लघु और गुरु यहाँ पे, और 13 मात्रा है, 11 मात्रा और 13 मात्रा, बस दैट्स इट यार, और कुछ नहीं है। उसके बाद प्रश्नोत्तर भाई साहब संख्या ये क्या है आपका, ये आपका 13 वाला है। अब सर 13 में है क्या रहा है गुरुजी, 13 मत तो है गुरुजी हमारा, मतलब कि यहाँ पे पत्र लिखन है गुरुजी। पत्र लिखने का तरीका गुरुजी क्या है यहाँ पे, अब इसको आपको खुद से करना है भाई साहब, इसको आपको खुद से करना है। अगर जीवन परिचय याद है किसी का, छाप देना। बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, मैंने स्वच्छता करवाया भी है, ठीक है ना। अब नहीं देखे तो अलग की बात है, इसलिए मैं कहता हूँ सारी वीडियो आप देखिए, तब देखिए पूरा नंबर मिलेगा। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र को संपादक को पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को मतलब प्रबंधक को स्कूली यूनिफॉर्म की दुकान खोलने के ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, मतलब बैंक के शाखा प्रबंधक को। तो कैसे सर लिखना है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को से ऋण लेने के लिए या फिर पढ़ाई के लिए पत्र कैसे लिखेंगे, बस सेम टू सेम यार, और कुछ नहीं लिखना है। फिर विषय, फिर निवेदन है, मैं शिक्षित बेरोजगार और स्वरोजगार के लिए अपने क्षेत्र में एक यूनिफॉर्म दुकान खोलना चाहने का इच्छुक हूँ। देन यार बात छाप देना, और कुछ चाहिए नहीं, कुछ दम ही नहीं है सर, कुछ दम ही नहीं है। और फिर लास्ट में इसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 14वां है, वैसे तो इसमें से एक बता ही देंगे, क्योंकि जीवन परिचय किसी का भी लिख देंगे कभी का उठा के। बाकी मैंने बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने लिखवाया ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जीवन में सदाचार का महत्व भी मैंने करवाया है, तो ये सब मैंने करवाया भी है, और आप खुद से कर लेंगे। ये रहा आपका हिंदी का भाई पेपर 22 फरवरी, एकदम चबुआ वाला पेपर है, कतई जहरीला वाला। इसको पढ़कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि हाँ यस स्टडी सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं भाई सब, हिंदी पूरा फुल तैयारी करवा रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। फटाफट सभी जुड़े बच्चे, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।